नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोन इन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मधुमेह यानी डायबिटीज़, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से सीधे अपने प्रश्न कर सकते हैं, और इसके लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756। दूसरा नंबर है 0522-2288-698। तीसरा नंबर है 0522-4076-802, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। तो डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आनी शुरू होती हैं हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि डायबिटीज़ क्या है, और ये बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में तो फैल ही रही है, भारत में भी अपना पांव पसार रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस, हम लोग के मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जो आम भाषा में ब्लड शुगर की बीमारी बोलते हैं, या शर्करा की बीमारी बोलते हैं, या मधुमेह, जैसा आपने बोला। जी जी। तो जैसा कि नाम ही है, शर्करा की बीमारी एक ब्लड में शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा जब बढ़ जाती है उसके अपने कारण होते हैं। शक्कर की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम ब्लड शुगर बोलने लगते हैं। तो अब वो कितना होना चाहिए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, उसने क्लासिफिकेशन किया कि जो एकदम रिसेंट क्लासिफिकेशन आया है कि शुगर की मात्रा खाली पेट 126 से ज़्यादा, और खाना खाने के बाद या ग्लूकोज लेने के बाद 200 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि यह व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है या मधुमेह से पीड़ित है। आइडियली इसको 110 के नीचे फास्टिंग और 140 के नीचे पीपी रहना चाहिए खाना खाने के बाद वाला, तो वो डायबिटीज़ नहीं है। अब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी, इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो जो जैसा कि आपका प्रश्न था कि डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा ब्लड में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाना। नॉर्मल वैल्यू मैंने बता दिया, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाने को ही डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ गई है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। जी, आप अपना नाम बताइए। पहले नाम बताइए। मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव मेरा बसौली पड़ता है। जी मैं जी जानना चाहता हूँ, पहले लोग खूब खाते थे, खूब मेहनत करते थे, आजकल लोग कम मेहनत कर रहे हैं, तो जिनके मोटापा है उनको ऐसी चीजें क्या चीज नहीं खाना चाहिए, क्या एहतियात बताएं जिससे मधुमेह रोग से वो बच सकें? जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी, सही कहना है आपका कि पहले लोग ज़्यादा खाते थे, तो पहले ज़्यादा शहरीकरण कम था, गांव में ज़्यादा लोग रहते थे, मेहनत करते थे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शहरों में भी लोग साइकिल, हम लोग जब छोटे थे तो साइकिल से ज़्यादा चलते थे। तो मेहनत जब हम करते हैं तो हमारा शर्करा का लेवल उचित रहता है, गिर जाता है, सही रहता है। जब हम मेहनत नहीं करते हैं और खान पान ज़्यादा खाते हैं, और खान पान भी पहले जैसा नहीं रह गया, अडल्ट्रेशन है, फास्ट फूड है, इस तरह की हैबिट आ गई खान पान में। तो इस तरह के खान पान करने से आपका डायबिटीज़ का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जी। तो ये एक सिचुएशन है। उस हम खान पान पे जब ट्रीटमेंट पे आएंगे तो हम इनका पूरा जवाब भी दे देंगे। तो ये है डायबिटीज़। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बोला कि अब लोग शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, इस वजह से भी बहुत सी परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाए कि हाँ जी, ये बढ़ रही है? तो इसके थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा और ज्ञान दे दें डायबिटीज़ में, कि डायबिटीज़ मेलाइटस में 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है। एक को टाइप 1 बोलते हैं और दूसरे को टाइप 2। टाइप 1 वाला ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जहाँ खाली इंसुलिन की ही ज़रूरत, इंसुलिन ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और टाइप 2 वाला बड़ों में पाया जाता है, जो अनुवांशिक गुण से भी ट्रांसमिट होता है नीचे। तीसरा प्रकार हम कहते हैं गेस्टेशनल, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी डायबिटीज़ होता है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ करते हैं। अब तीनों में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है। जब शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी तो उससे, अब यहाँ से लक्षण देखिए आना शुरू होगा, तो उससे जब हमको पेशाब होगी, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो
अगर थोड़ा वो जानती होंगी कि किडनी से छनता है शुगर और छन के ज़्यादा निकलता है, शुगर ज़्यादा निकलेगा तो कमजोरी महसूस होगी। दूसरा उसको बोलते हैं पॉली यूरिया, मतलब पेशाब का ज़्यादा होना। तो लक्षण नंबर 1 के पेशाब ज़्यादा होगी। जब हमें पेशाब ज़्यादा होगा तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी जी। तो दूसरा लक्षण हो जाता है पॉली डिप्सिया, मतलब हम पानी ज़्यादा पिएंगे। और जब कमजोरी होगी तो हम ज़्यादा खाएंगे भी। तो इसको ये ट्रैट इसको बोलते हैं कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिफेजिया, पॉली यूरिया, मतलब ज़्यादा पेशाब लगना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा पानी पीना। लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझको क्या है, हमको पेशाब ज़्यादा लग रही है, रात को ज़्यादा उठ के पेशाब कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो उनको यह जांच करा लेनी चाहिए। या वर्षों तक आपने जांच कराया नहीं, ये लक्षण आप में हैं, तो जो उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो डायबिटीज़ के दूसरे अंगों पर जो असर आते हैं, तो उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। जैसे आँखों का चश्मा बार बार बदलना, कम दिखाई देना, झुनझुनी पैरों में हो जाना, तो ये सब दूसरे लक्षण आने लगेंगे। जब घबराहट होना है, हृदय रोग डेवलप करना शुरू हो जाना, अंजाइना शुरू हो जाना, ये सारे जो दूसरे लक्षण आएंगे वो भी डायबिटीज़ के ही लक्षण होते हैं जो दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो मोटे तौर पे अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, वीकनेस लग रही है, पैरों में झुंझुनी हो रही है, ठीक ना, अगर चल रहा है तो उसका सांस फूल रहा है, हृदय में दर्द होने की बात उसको समझ में आ रही है, तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के लक्षणों की तरफ जाती हैं। ऐसे में उनको अपनी जांच करा लेना चाहिए और चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन हमारे पास और आया है सुषमा का। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलें। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हमने कई लोगों से सुना है कि मधुमेह के रोगियों को आंखों की रोशनी बहुत जल्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब, इनकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आई है, लेकिन ये जानना चाह रही हैं कि आंखों के पे क्या असर पड़ता है डायबिटीज़ का। हाँ, आँखों के लेंस पर, जो आँख के अंदर जो लेंस होता है जिससे किरणें पास होती हैं, लेंस की क्षमता बदलने लगती है, पावर बदलने लगती है, तो हमारा चश्मा का पावर बदलने लगेगा जी। उसी के साथ जो आँख के पर्दे होते हैं, रेटिना जी, अगर 5 से 10 वर्षों तक डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो उस रेटिना पर, पर्दे पर उसका असर आने लगेगा। रेटिनोपैथी बोलते हैं जी। तो जिससे आपको साफ दिखाई नहीं देगा, वहाँ हेमरेज हो सकता है, वहाँ डॉट्स बन सकते हैं। तो डायबिटीज़ का असर सीधा आँख पर पड़ता है। शुरू में तो चश्मे पावर बदलेगा, तो वो तो मान लीजिए आपने चश्मा बदल लिया या लेंस ही आपने चेंज करा लिया ओल्ड एज होने पर, तो वो तो उसका समाधान है। लेकिन जब रेटिना पे असर आने लगेगा तो उसका ट्रीटमेंट कठिन हो जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब, उनका रश्मि जी का फ़ोन आया था कि मौसम के हिसाब से किस तरह का खान पान होना चाहिए, तो वो तो वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस होने पर मौसम के अनुसार खान पान, जैसे गर्मियों में आप तरल पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। जाड़ों में अमूमन देखा गया है कि आदमी गरिष्ठ भोजन खाना शुरू कर देता है, तला भुना ज़्यादा खाता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तला भुना कम खाना चाहिए जी। फैटी चीज़ें, बटर, ये चीज़ें डायबिटीज़ में कम खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहराइच से अमित का फ़ोन है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ अमित जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहते हैं कि खून में शक्कर बढ़ना उतना खतरनाक नहीं है जितना शक्कर का कम हो जाना, ये कहाँ तक सही है मैम? हाँ, एकदम सही आप कह रहे हैं। शक्कर का जैसे भगवान ने बना रखा है कि इतना रेंज में रहना चाहिए चीज़ों को जी। तो शुगर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब शुगर की वैल्यू कम हो जाती है तो अब जैसे डाइट की बात चल रही, इसके पहले थोड़ा सा यह समझ लें कि डाइट में यह क्यों नहीं कहा जाता कि हम शुगर खाएं ही ना, खाली प्रोटीन खाएं हम जी। ऐसा नहीं है, हमें एक बैलेंस डाइट लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मस्तिष्क को और रेड ब्लड सेल्स को, खून को, इन दोनों की जो एनर्जी की सप्लाई है ये बेसिकली शुगर से ही मिलती है जी। तो अगर हमारा शुगर घट जाता है, बहुत से मरीज शुगर की दवा ज़्यादा खा लेते हैं, व्रत रह गए या खाना किसी वजह से छूट गया तो बेहोश हो जाते हैं। जब वो शुगर कम होगा तो उसका असर सीधा, हमने कहा ना, ब्रेन को एनर्जी मिलती है, तो सीधे वो बेहोश हो जाता है। और बहुत कुछ घंटों तक अगर बेहोश रह जाएगा तो उसको ऑक्सीजन ब्रेन को जब कम मिलेगी, बेहोशी में शुगर कम हो जाएगा तो वो फिर डैमेज हो जाता है हमेशा के लिए, तो वो बहुत ही वेजिटेटिव लाइफ हो जाती है, बहुत खराब होती है। इसलिए शुगर के मरीजों को हाई शुगर से ज़्यादा खतरनाक लो शुगर। अगर हम शुगर की दवा दे रहे हैं तो हमको यह भी नियंत्रित करना है कि कैसे हम कितनी मात्रा में दवा खाएं और क्या खाना खाएं। तो शुगर का लो होना उससे ज़्यादा खतरनाक है, आपका कहना सही है।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी हम लोग ने बात करी उपवास की, तो क्या शुगर के पेशेंट को बिल्कुल ही व्रत नहीं रखना चाहिए या रखें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर व्रत रखना, जैसे रमजान के महीने में 1 महीना व्रत रहते हैं लोग, या नवरात्र किसी अभी नवरात्र आ रहा है, आने वाला है, तो आप व्रत रहते हैं, तो आपको अपने खान पान के अनुसार दवाइयों का परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे आप दिन भर व्रत रहते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, और रोज आप दवा पूरी टैबलेट खा रहे हैं या पूरा इंसुलिन ले रहे हैं, और आप उसके अनुसार आपने व्रत के खाने में कमी कर दी, तो आपको उन दवाइयों का डोज कम कर देना चाहिए चिकित्सक की परामर्श के अनुसार। क्योंकि जब हमारे पास कोई आएगा तो हम देखेंगे कि वो कितना क्या खा रहा था और क्या दवा खा रहा था। अब आप व्रत में ये खाना है आपको, तो हमको इतनी कैलोरी पे ये दवा देनी है, तो उतनी ही दवा नहीं लेंगे, आपको कम तो करना ही है। किस मात्रा में कम करनी है चिकित्सक के परामर्श करके ले लेना चाहिए, नहीं तो वही फिर वही खतरा हो जाएगा बेहोशी वाला। बेहोश हो सकते हैं, कमजोरी हो जाएगी, गिर जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गई हैं हमसे, रितिका हैं, ये कन्नौज से। हेलो। हाँ रितिका जी। जी जी, मैं रितिका बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही थी कि मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को कौन से फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए रितिका जी, डाइट जो होती है ये बैलेंस डाइट, हम लोग अभी बैलेंस डाइट पे आ नहीं पा रहे हैं। जब डाइट हम लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फलों में कुछ मात्रा शुगर की और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक। तो आप फल सब ले सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठे फल जो होते हैं उसी में दिक्कत होती है। अदरवाइज़ कोई भी फल एक मात्रा में, जैसे हमने कहा कि सब खाना खाते हैं आप, एक फल, एक सेब जैसे आपने खाया, रोज़ खा सकते हैं डायबिटीज़ में, तो उसी के बराबर आप एक संतरा भी खा सकते हैं, उसी के बराबर आप पपीता भी खा सकते हैं। मतलब नुकसान नहीं करेगा केला खाना? हाँ, डेली, हाँ, सभी फल खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स के, काजू किशमिश में दिक्कत थोड़ा थी, लेकिन इसमें एक फल खाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसके लिए आपको डाइटिशियन या चिकित्सक से मिलना पड़ेगा कि डायबिटीज डाइट में हम 60% कार्बोहाइड्रेट, हमने कहा ना कि हम क्यों नहीं शुगर खाए ही ना, हम रोटी खाए ही ना, हम चावल खाए ही ना, हम खाली प्रोटीन खाएं, तो उसके अपने नुकसान है। तो हम 60% कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो अपना बैलेंस डाइट बनाएंगे कि हम इतनी रोटी खाएंगे, हम चावल बिना मार के इतना खा लेंगे, हम प्रोटीन इतना खाएंगे, तो उसी में फल भी आता है। हम इवनिंग में मान लीजिए फल ले लेते हैं, सवेरे नाश्ता किया हमने, दोपहर खाना खाया। हाँ, एक बात और कि डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं। ये नहीं कि आपने खाली सवेरे खा लिया बहुत ज़्यादा और शाम को खा लिया ज़्यादा, तो एक बार बहुत ज़्यादा आपका मतलब संतुलित रहना चाहिए। शर्करा लेवल हो गया, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा खा लिया, तो आपका एक फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए। मिनिमम 3 या 5 मील्स आप फ्रीक्वेंट लीजिए। जैसे सवेरे आपने नाश्ता किया, दोपहर को खाना खा लिया, इवनिंग में फल वगैरह ले लिया, तो आप फिर रात को खाना खाया। इस तरह से डायबिटिक डाइट डिसाइड की जाती है कैलोरी के अनुसार। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात चल रही है डाइट की, तो बहुत से लोग होते हैं जो सुबह खाली पेट नींबू और शहद का गुनगुना पानी के साथ लेते हैं, तो क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए सही होगा? ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। उसमें कोई कैलोरिक वैल्यू शहद में भी बहुत कम होती है और नींबू में भी नहीं के बराबर होती है, तो आप एकदम ले सकते हैं, वो एडवाइजेबल है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर मान लीजिए वो पहले से पेशेंट हैं या गर्भावस्था के दौरान उनको मधुमेह की दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए क्या इलाज है, किस तरह की सावधानियां ज़रूरत रहती है? देखिए, जो गर्भवती महिला जिनके मदर फादर, माँ बाप या खून के रिश्ते में अगर शुगर की बीमारी रही हो और वह यंग लेडी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ होगा तो उसका सीधा असर बच्चे पे है। बच्चे मैक्रोसोमिया हो जाएगा और उसको तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो उसके लिए उसको अपना नियंत्रित भोजन करना होगा, जांच कराना होगा। आजकल तो सारी जांचें कराई जा रही हैं। गर्भवती महिलाएं अगर आती हैं अस्पतालों में, सारी जांचें होती हैं, उसमें शुगर भी होता है, फास्टिंग, तो उनकी वैल्यूज़ भी थोड़ा डिफरेंट है, अलग है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की। तो जांच करा करके क्लियर हो जाता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं। अगर है तो उनको संतुलित आहार, और फिर उसमें हम लोग टैबलेट्स, जो जनरल टैबलेट्स दी जाती हैं और डायबिटीज़ के मरीजों को, वो हम नहीं देते हैं, हम उनको इंसुलिन पर रखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसके टैबलेट्स के अपने हजार्ड्स फीटस पे बच्चे भी हो सकते हैं, तो हम उनको इंसुलिन पे ही रखते हैं। और जब शुरू में जांच करा लेते हैं, 24 से 28 वीक में जांच करा लेते हैं, डिलीवरी के बाद फिर 1-2 हफ्ते में जांच कराते हैं। बाद में गेस्टेशनल डायबिटीज़ में देखा गया है कि डायबिटीज़ हट भी जाती है,
फिर हम उस पर दूसरी दवाओं पे आ सकते हैं या बंद कर सकते हैं, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ के समय, गर्भवती महिलाओं के समय हम उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन पर ही तो डॉक्टर साहब ये एक अनुवांशिक बीमारी भी कह सकते हैं? हमने शुरू में बताया आपको कि टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। तो टाइप 1 अनुवांशिक नहीं है। जो बच्चे, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि 8 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है और बेहोश होकर गिर गया, उसको उठा के लाया गया अस्पताल में, जांच कराया, पता चला कि उसको डायबिटीज़ की बीमारी है। ये एक्सीडेंटली पता चलता है उसको, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं, बता भी नहीं सकता वो। तो वो अनुवांशिक नहीं होता है, वो ऑटोनॉमिक, उसके अंदर अपने आप जो इम्यून सिस्टम उसका गड़बड़ होता है तो उससे उसको बीमारी हो गई या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके चलते जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसकी, जहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ अगर डैमेज हुआ वो, तो वो अनुवांशिक नहीं है। लेकिन टाइप 2 वाली डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट ना कहकर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट तो टाइप 1 हो गया बच्चों वाला, दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये अनुवांशिक होती है। अगर कोई एडल्ट है डायबिटीज़ हो रही है तो उसके माँ बाप, भाई बहन को कहीं रहा होगा, दादा हाँ कहीं रहा होगा, तो वो अनुवांशिक गुण है। तो उन लोगों को तो और कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे ही एडल्ट हो रहे हैं, तो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हों, तो अपनी जांचों को टाइम से कराया करें, करा के, सो दैट कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें उसको, उसके कॉम्प्लिकेशन न डेवलप होने दें, उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी कर लें। तो इन लोगों को और तो अनुवांशिक गुण टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलता है। डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि ये छुआछूत, और लोगों की एक सामान्य धारणा कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है कि नहीं। नहीं, छुआछूत की बीमारी डायबिटीज़ एकदम नहीं जी। ऑटोइम्यून मतलब किसी का अगर के साथ अगर खाना मिला, हाथ मिला ले रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो उससे कोई डायबिटीज़ नहीं होगा। उससे कोई ये भ्रांतियाँ इस तरह की नहीं पालनी चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि पैरों की, अपने विशेष रूप से अपने पैरों की सुरक्षा करें, ध्यान रखें, इसकी क्या वजह है? हाँ, डेफिनेटली हमने कहा कि डायबिटीज़ के मरीजों का असर खाली यही नहीं है कि शुगर कमजोरी हो जाए, जो शरीर के सारे अंग हैं, क्योंकि खून शरीर के पूरे अंगों में दौड़ता है, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो मस्तिष्क से लेके, अभी आँख की चर्चा हम लोगों ने की, आँख से लेके हृदय से लेकर, हृदय में भी उसका असर पड़ेगा, आंत में भी पड़ेगा, जितने सिस्टम है बॉडी के सब पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके अलग अलग लक्षण होंगे। उसी प्रकार जब उसका असर न्यूरोपैथी पे, नसों पर पड़ता है, नर्व्स, जो सेंसरी मोटर नर्व हैं, जो हमको छूने से, टच करने से पता चलता है, तो उस पर जब उसका असर पड़ेगा तो हमारे पैर जैसे सुदूर हैं या हाथ है, तो उसमें न्यूरोपैथी डेवलप करती है, मतलब झुंझुनी होना, वहाँ का सेंसेशन कम हो जाना। तो अगर हम पैरों की देखभाल न करें डायबिटीज़ के मरीजों में, और वहाँ की खून की सप्लाई भी दूर है, कम हो जाएगी, और न्यूरोपैथी डेवलप कर गया डायबिटीज़ के मरीज, और हम चल रहे हैं, हमको कहीं कोई चीज़ चुभ गई और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब पैर सुनने रहता है, और गांव में हम जैसे जाड़ों में सेक रहे हैं उसको, आग ताप रहे हैं लोग या आग सेक रहे हैं, तो उसमें उनको पता नहीं चला, जल गया। तो डायबिटीज़ के मरीजों में वहाँ पे जाके उसको फूड अल्सर हो सकता है। अच्छा, वो खराब चीज़ है, भयंकर हो सकता है, गैंग्रीन डेवलप कर सकता है। तो ये चीज़ें उसको अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना होता है, उसमें नाखून का टाइम से काटते रहें, और उसको अपने से टच करके, पिन से उससे छूते रहें कि कम तो नहीं हो रहा है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को रेगुलर चेकअप में अपने चिकित्सक करें, वो खुद ही चेक कर लेता है सबकी कितना कम हो रहा है सेंसरी, तो पैरों का विशेष ध्यान रखना ही है उनको। जी जी जी। डॉक्टर साहब देवेंद्र का आजमगढ़ से फ़ोन है। हेलो। हाँ देवेंद्र जी। हाँ, मैं देवेंद्र प्रताप आजमगढ़ से बोला। तो मैं ये जानना चाहता था, क्या डायबिटीज में क्या उपवास रखना चाहिए, व्रत वगैरह? हाँ, तो उपवास एकदम, जैसे देखा गया कि एकदम कुछ नहीं खाना है, ऐसा उपवास नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे आलू का सेवन उस दौरान करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि एक्सचेंज डाइट का जमाना है। तीज त्योहार में जब व्रत रहते हैं तो उसमें आप आलू का सेवन और क्या उसको बोलते हैं, शकरकंद का सेवन, ये सब करते हैं, तो उसमें ये कम खाते हैं इसको। तो इन चीज़ों का सेवन करिए, कम करिए, चिकित्सकीय परामर्श ले लीजिए। तो डाइट के अनुसार, चार्ट के अनुसार बता दिया जाएगा कि कितना आपको लेना है। आप सोचिए, रोज़ आप इतना खाते हैं, इतनी कैलोरी आपने लिया, और आज आपने उपवास कर लिया, और ड्रग पूरी तरह से उतना ही इफेक्टिव है पहले जैसी, तो आपका शुगर बहुत तेज़ी से गिरेगा, आप बेहोश हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप नहीं चिकित्सकीय परामर्श कर पा रहे हैं तो अपनी दवा को कम तो कर ही दीजिए, आधा कर दीजिए, या उस दिन बंद कर दीजिए। ज़्यादा ही हो गया, अगर कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो उतना नुकसान तो है नहीं, लेकिन जब शुगर घट जाएगा तब बेहोश होंगे तो इमरजेंसी आ जाएगी। इसलिए जो है, डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि हमारे सरकारी अस्पतालों में डायबिटिक पेशेंट के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी,
सभी सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, शुगर की जांच जो प्रायः कराई जाती है, ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी, वो सभी हर जगह पे, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के शहरी, हम लोगों के अस्पताल में तो जो HB1AC एक जांच जो कराते हैं हम लोग, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो 3 महीने की एक एवरेज भी दे देता है डायबिटीज़ का, हमारा कंट्रोल रहा है कि नहीं कंट्रोल रहा है, वो भी कराई जाती है, वो भी फ्री है। तो सारे अस्पतालों में सरकारी, ग्रामीण से लेकर शहरी तक डायबिटीज़ की जांचें मुफ्त उपलब्ध हैं, उसका लाभ लेना ही चाहिए जी। हम लोग कहते हैं कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 20 से 25 मिनट में टहलना चाहिए, इसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज तेज टहलना चाहिए, या साइकिलिंग करिए या चलाइए, तो ये व्यायाम है, इसे हर व्यक्ति को वैसे भी करना चाहिए, डायबिटिक्स को तो जरूर करना चाहिए। व्यायाम करें और प्लस वही डाइट चार्ट फॉलो अपना। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम जो आधारित था मधुमेह यानी डायबिटीज़ के ऊपर। और अब चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, और आप कागज़ कलम उठा लीजिए क्योंकि आपको नोट करना है हमारा प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, मधुमेह के रोगी को सामान्यतः ज़्यादा चलना फिरना चाहिए या खूब आराम करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मधुमेह के रोगी को सामान्यतः ज़्यादा चलना फिरना चाहिए या खूब आराम करना चाहिए? और आप हमें उत्तर लिखकर भेजेंगे, इसलिए नोट कर लीजिए आप हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमें ज़रूर देंगे, हम इंतज़ार करेंगे आपके उत्तर का और आपके पत्रों का। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए स्टूडियो में, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।